हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा करंट अफेयर की सीरीज का पार्ट 1 है और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल लेवल के करंट अफेयर। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पंजाब के, जैसे कि पीसीएस, पीपीएससी, पटवारी और PSSB बोर्ड या अन्य किसी पंजाब के स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी आपको 4 वीडियोस दे चुका हूं करंट अफेयर की, जिसमें मैंने जनवरी से लेकर जून तक के यानी कि लास्ट 6 मंथ के स्टेट करंट अफेयर कवर किए हैं पंजाब के। ठीक है, अगर आप पंजाब के कुछ लास्ट ईयर के एग्जाम उठा के देखें तो पिछले लगभग 3 से 4 साल में स्टेट करंट अफेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा है। तो उन 4 वीडियोस के अंदर मैंने जनवरी से लेकर जून 2020 तक के पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर कवर किए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि भाई करंट अफेयर पढ़ते कैसे हैं। देखिए, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मैं ऐड हूं अलग अलग पंजाब के, तो उसमें क्या होता है जी, एडमिन क्या करता है, यूट्यूब पे जाता है, करंट अफेयर सर्च करता है और सबसे पहले बैंक एग्जाम के करंट अफेयर आते हैं। उस करंट अफेयर को उठा के वो ग्रुप में डाल देता है और सारे बच्चे उसी को पढ़ते रहते हैं। आप जरा खुद बताइए, क्या आप बैंक एग्जाम का सिलेबस करके पीसीएस या पीपीएससी को क्लियर कर सकते हो? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर करंट अफेयर पूछने का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल अलग है रेदर देन बैंक एग्जाम से। बैंक के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं, दे आर वेरी मच बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इकोनॉमी। ठीक है, भारत की वित्तीय अर्थव्यवस्था पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। लेकिन स्टेट के अंदर जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं वो गिनमे चुनमे टॉपिक में से ही पूछे जाते हैं। तो मेरा आपको यहां पर सुजेशन ये है कि कृपया अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, पढ़ने से पहले ये देखिएगा कि वो टू द पॉइंट है कि नहीं है। जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी को ही मद्देनजर रख के बनाए गए हैं या नहीं। ठीक है, दूसरी सुजेशन क्या है, अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको मैं कुछ न्यूज़पेपर बता देता हूं। आप इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हो, द हिंदू को फॉलो कर सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हैं जो सिविल सर्वेंट्स जो है फॉलो करते हैं। अब देखिएगा, लगभग लास्ट 5 दिन के अंदर मैंने पंजाब के पिछले 5 और 10 सालों के जो लास्ट ईयर के पेपर थे अलग अलग डिपार्टमेंट के, क्लरिकल के, पीसीएस के, पीपीएससी के, पटवारी के, उन सबको मैंने निकाला और उनके अंदर जो जो क्वेश्चन करंट अफेयर आया उसको मैंने कैटेगराइज्ड किया। कैटेगराइज्ड मतलब उसको कैटेगरी बनाई कि मैं देखूं तो सही कि पंजाब के जो करंट अफेयर क्वेश्चन है वो किस कैटेगरी में से पूछे जाते हैं। तो मेरे सामने निकलकर ये 8 कैटेगरी आई। ठीक है, लगभग पंजाब के पिछले 10 साल के पेपरों को मैंने पिछले 5 दिन में एनालिसिस किया है, हवा में तीर नहीं मारा। तब मेरे सामने निकल के ये 8 कैटेगरी आई जिनमें पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली कैटेगरी है इंडेक्स, यानी कि कोई आपके पास रैंकिंग आई है इंडिया की, जैसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, पर्सन इन न्यूज, जैसे कोई न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, कोई किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आपके देश में विजिट करके गया है। ओब्यूचरी का मतलब होता है कि कोई फेमस पर्सन है और उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी मेरे सामने निकल के आई, दैट इज योर डिफेंस। ठीक है, इंडिया ने बहुत सारे देशों के साथ जो है मिलिट्री कगार कर चुके हैं। डिफेंस का मतलब जैसे कि एक्सरसाइज, एग्जाम्पल के तौर पर एक बहुत फेमस एक्सरसाइज होती है मालाबार एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है युद्ध अभ्यास। ये युद्ध अभ्यास इंडिया, अमेरिका और जापान तीनों मिलकर करते हैं और बहुत जल्दी इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आने वाला है। उसको बोलते हैं एक्सरसाइज। और हमने अपने देश की सिक्योरिटी के लिए इंटरनेशनली कौन कौन से डील करे हैं। ठीक है, अभी जैसे रिसेंटली न्यूज आई थी कि देश के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कुछ विमान खरीदे हैं, कोई विमान खरीदे हैं रशिया से। तो ये सब डिफेंस की न्यूज आती है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, 5th नंबर पे मैंने देखा गवर्नमेंट स्कीम। स्टेट गवर्नमेंट ने या नेशनल लेवल की गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाई है, जैसे अभी एक स्कीम चल रही है 1 नेशन 1 राशन कार्ड। ओके, उसके बाद 6 नंबर पे आया पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का मतलब क्या है, देश की पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास हुआ है, कोई एक्ट पास हुआ है, किसी स्टेट के अंदर कोई इलेक्शन हुए हैं, कोई नया सीएम चुना गया है। क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद 7th है इंटरनेशनल अफेयर।
इंटरनेशनल अफेयर का मतलब क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमी। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि यूएसए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक जंग चल रही है। यूएसए ने रिसेंटली डब्ल्यूएचओ के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं। तो इस तरीके से इंटरनेशनल अफेयर जिनका हमारी स्टेट पे, हमारी कंट्री पे इंपैक्ट पड़ता है। और लास्ट है मिसक्लेनस। मिसक्लेनस का मतलब जैसे कोई डेज पूछ लिया कि नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, ठीक है जी, इंटरनेशनल वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे कब मनाया जाता है, कुछ इस तरीके से। ये 8 टॉपिक मद्देनजर रख के आपको पंजाब के चाहे पीसीएस हो या पीपीएससी हो या पटवारी हो, इन सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अब सारी जिंदगी करंट अफेयर के लिए मार नहीं खाएंगे पंजाब के पेपर के अंदर, ये मेरा वादा है। ये मैंने कोई हवा में तीर नहीं माना। पिछले 5 दिन के अंदर मैंने पूरा एनालिसिस किया है, उसके बाद ये 8 टॉपिक निकल के आए हैं। तो हमारा जो करंट अफेयर कवर करने का तरीका रहेगा वो एक 1 बाय 1 टॉपिक रहेगा। लेकिन ज्यादातर क्या होता है जी, जनवरी के करंट अफेयर, उसमें 200 क्वेश्चन, उसमें 100 पॉइंट, जी रट्टा मार लो, ये जनवरी के करंट अफेयर है। मैंने आपको कैसे पढ़ाना है? मैंने आपको पढ़ाना है कि भाई पिछले 6 महीनों के इंडेक्स, 1 या 2 वीडियो के अंदर हम लास्ट 6 मंथ के सारे इंडेक्स एक जगह कवर कर देंगे। उसके बाद लास्ट 6 मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, विजिटर्स हुई हैं, पर्सन इन न्यूज हुई हैं, एक ही जगह पर कवर कर देंगे। उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं चलेगा, लास्ट 6 मंथ के एक साथ ही कवर कर देंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jatinsinghalajain@gmail.com। फेसबुक के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा पेज आपको ढूंढना होगा जतिन सिंगला स्टडी। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको मैसेज करना होगा जतिन सिंगला 10103 पे। इस लेक्चर का या फिर जितने भी मेरे करंट अफेयर के लेक्चर होंगे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं अपने सारे करंट अफेयर के लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट रखने वाला हूं। उसका जो पीडीएफ होगा वो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिया जाएगा। तो कृपया इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। और आप जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो ये लोगो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। बालाजी एजुकेशन पॉइंट सर्च मारिएगा टेलीग्राम के ऊपर और आपको ये लोगो मिलेगा। नेक्स्ट, तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा हमारे पहले एनालिसिस के ऊपर, दैट इज इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडेक्स। भारत के अलग अलग पटलों के ऊपर सूचनात्मक अंक क्या रहेंगे, यानी कि किस क्षेत्र में भारत की क्या रैंक दी गई है, क्या इंडेक्स दी गई है, उसे हम लोग देखने वाले हैं। इसमें मैं कवर करूंगा 1 जनवरी से लेकर लगभग जून तक के सारे इंडेक्सेस। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो आपको याद रखना है, दैट इज योर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसको कई जगह सीपीआई भी बोला जाता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। और ये इंडेक्स रिलीज हो रहा है सिंस 1995 से इस इंडेक्स को रिलीज किया जा रहा है। फिर से सुनिएगा, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइएगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सिंस 1995 से। क्लियर? सीपीआई क्या कहता है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहती है कि जर्नली हमारे अकॉर्डिंग करप्शन क्या है? द मिसयूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर द प्राइवेट बेनिफिट, यानी कि आपको ऐसी कोई पावर दी गई है जो पब्लिक पोस्ट से आई है और आप उस पब्लिक पोस्ट का दुरुपयोग करके पर्सनल यानी कि खुद को बेनिफिट पहुंचा रहे हो, इसको हमारे अकॉर्डिंग करप्शन माना जाता है। इस इंडेक्स के अंदर बताया गया कि किस कंट्री के अंदर कितना करप्शन है। इस इंडेक्स में एक कंट्री को 0 से लेकर 100 तक की रैंकिंग में रखा जाता है, 0 से लेकर 100 तक के पॉइंट में रखा जाता है। अगर आप 100 के आसपास है तो उसको बोलते हैं वेरी क्लीन, यानी कि आपकी कंट्री में करप्शन बहुत ज्यादा रेयर है। लेकिन अगर आप 0 के आसपास है तो उसका मतलब होता है हाईली करप्टेड, यानी कि आपकी कंट्री के अंदर जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो बहुत ज्यादा करप्ट हो चुकी है, करप्शन हो चुकी है। क्लियर? अब इस इंडेक्स को देखते हैं हम लोग। देखिए, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग डेनमार्क और न्यूजीलैंड रैंक 1 पे रहे, यानी कि ये वो 2 कंट्रीज हैं जहां पर सबसे कम करप्शन आपको मिलेगी। और नंबर 3 पे रहा फिनलैंड और नंबर 4 पे 2 कंट्रीज हैं, सिंगापुर एंड स्वीडन। ज्यादातर इंडेक्सेस में आपको डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड यही सबसे आगे मिलेंगे।
तभी इन कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं जो कंट्रीज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल मानी जाती हैं, उन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोला जाता है। बेसिकली 3 से 4 कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन में रखा जाता है, जैसे आपका फिनलैंड हो गया, जैसे आपका स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर आती हैं। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रैंक 1 पे 2 कंट्रीज हैं, डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड। और अगर बात करें इंडिया और चाइना की, दोनों को लगभग 80 रैंकिंग के अंदर यानी कि 80th पायदान के ऊपर रखा गया है। यहां पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि भाई हमारी जो नेबर कंट्रीज है, श्रीलंका वो रही 93 पोजीशन पे, नेपाल रहा 113वें नंबर पे और पाकिस्तान रहा 120वें नंबर पे। इंडिया और चाइना में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक जैसी ही करप्शन पाई जाती है, दैट इज ब्यूरोक्रेसी करप्शन, ठीक है, और दोनों 80वें पायदान के ऊपर रखे गए हैं इसके अकॉर्डिंग। क्लियर होगी बात। और ये जो इंडेक्स है, सर्वे हुआ है 180 से ज्यादा कंट्रियों के बीच में किया गया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और सबसे ज्यादा लीस्ट पोजीशन के ऊपर अगर कोई कंट्री है जिसका लगभग, जिसमें हर एक चीज में करप्शन पाई गई है, वो है सोमालिया। ये याद रखिएगा, सोमालिया 180th पोजीशन पे सबसे लास्ट में है सोमालिया। नंबर 1 पे डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड। इंडिया और चाइना का रैंक है 80, ठीक है जी, रैंकिंग इंडेक्स है 80th पोजीशन के ऊपर और लिस्ट इसके अकॉर्डिंग है सोमालिया। ये आपको याद रखनी है। मतलब देखिए, पहले टॉप के 3 याद रखने जरूरी हैं, इंडिया का रैंक याद रखना जरूरी है और लास्ट वाला रैंक याद रखना जरूरी है। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं करप्शन सीपीआई इंडेक्स क्या कहता है। देखिए, अगर कोई कंट्री का रैंकिंग या फिर ये कह लीजिए 100 से लेकर 0 के बीच में अगर उसके पॉइंट 80 से ज्यादा है तो वो आपको डार्क ग्रीन में दिखेगी, ठीक है। और अगर आपके पॉइंट 70 से 79 के बीच में है तो लाइट ग्रीन में। और ऐसी कोई कंट्री जहां पर 40 से 49 के बीच में पॉइंट्स रहे तो वो आपको लाइट येलो में दिखेगी। इंडिया आपको इसी इंडेक्स में दिखेगा, यानी कि सीपीआई के अकॉर्डिंग 0 से लेकर 100 नंबरों के बीच में इंडिया जो है 40 से 49 पॉइंट के बीच में रहा। क्लियर होगी बात? क्लियर। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारा जो इंडेक्स है दैट इज नोन एज EIU इंडेक्स, आल्सो नोन एज इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतांत्रिक, ठीक है जी। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों से चुनी हुई सरकार को डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कहा जाता है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस इंडेक्स में बताया गया है कि 2019 तक किस देश के अंदर डेमोक्रेसी का क्या हाल था, और यह रिपोर्ट पब्लिश करी गई है बाय द EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी यूनिट के द्वारा। क्लियर। ये एक यूके बेस्ड कंपनी है, याद रखें, इट इज ए बेस्ड ऑन द यूके बेस्ड कंपनी। लगभग 167 कंट्रीज के अंदर ये सर्वे किया गया। नंबर 1 पे जहां पर सबसे अच्छी डेमोक्रेसी रही वो है नॉर्वे, नंबर 2 पे आइसलैंड और नंबर 3 पे स्वीडन रहा। और इसी इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक रहा 51, श्रीलंका का रैंक रहा 69। ये 5 तो जरूर याद रखेगा, बाकी मैं आपको छोड़ जाता हूं, आप खुद देखिएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? रिसेंटली EIU released Democratic Index 2019. According to this index, what is the rank of India? So India's rank is 51. Clear? या फिर recently EIU Economic Intelligence Unit released Democracy Index 2019. यहां पर बच्चों 2019 का मतलब क्या है कि 2019 के खत्म होने तक का डाटा। तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग विच कंट्री इज ऑन रैंक 1? सो नॉर्वे इज ऑन रैंक 1, इसको याद रखिएगा। आइसलैंड इज ऑन रैंक 2, स्वीडन रैंक 3 पे है, न्यूजीलैंड रैंक 4 पे है और फिनलैंड रैंक 5 पे है। इंडिया का वहीं पे रैंक 51 रहा, श्रीलंका का 69, बांग्लादेश का 80, नेपाल का 92 और पाकिस्तान का 108। डबल स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा डाटा नहीं बताना, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। लिमिटेड इंडेक्स बताऊंगा, लगभग 20 से 22, उनमें से 1 से 2 अटक जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला जी हमारे पास
दैट इज कॉल्ड ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स। मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता, कि आपका देश विश्व में कितनी तेजी से हर एक फील्ड के अंदर आगे बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है रिलीज करती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में तो WEF की जो है फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके बारे में क्या कहती है? द सोशल मोबिलिटी इंडेक्स प्रोवाइड्स न्यू होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ 82 ग्लोबल इकोनॉमीज अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस ऑन 5 की डिमेंशंस। इस रिपोर्ट के अंदर 5 पैरामीटर्स को परखा जाता है। इस रिपोर्ट के अंदर 5 पैरामीटर्स को परखा जाता है। लगभग दुनिया की जो 82 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं उनके अंदर यह सर्वे किया जाता है। और वो 5 पैरामीटर क्या है? इसके अंदर उन देशों के अंदर जाकर उन लोगों से पूछा जाता है उनकी हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, वर्क अपॉर्चुनिटीज के बारे में, प्रोटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में। उसके बाद उनके द्वारा दिए गए रिव्यू के ऊपर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। अब ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती हुई जो कंट्री है दैट इज योर डेनमार्क, जो अपने आप को वर्ल्ड लेवल के ऊपर पूरे संसार के कंपैरेटिवली आगे बढ़ा रही है। नंबर 2 है नॉर्वे, नंबर 3 फिनलैंड, नंबर 4 स्वीडन और नंबर 5 आइसलैंड। और आपको इंडिया का रैंक इसमें मिलेगा 76। इसको याद रखिए, ये आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश 78, पाकिस्तान 79, चाइना हमसे आगे है 45 और श्रीलंका 59। क्लियर होगी बात? यहां पर देखने वाली बात क्या है कि इसके अंदर श्रीलंका जो है हमसे इंडेक्स के अंदर आगे है, यानी कि श्रीलंका अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे कंपैरेटिवली ज्यादा पुश करने में समर्था रखता है एज कंपेयर टू इंडिया। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन क्या आएगा? रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज्ड ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स what is the rank of India? So the rank of India is 76th. very very important question. क्लियर होगी बात? ठीक है, नंबर 1 पे रहा डेनमार्क, नंबर 2 पे नॉर्वे, नंबर 3 पे फिनलैंड। इंडिया का रैंक क्या रहा? 76th। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है जी हमारे पास वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, अब जैसे नाम से ही पता चलता है कि कौन सा देश कितना ज्यादा खुशहाल है, उस देश के लोग कितने ज्यादा खुशहाल, यानी कि अपने आप के से, अपनी कंट्री की नीतियों से, अपने कंट्री के एनवायरनमेंट से, पॉल्यूशन से, अपने मुख्यमंत्रियों से, अपने प्रधानमंत्रियों से कितना ज्यादा खुश है। ओवरऑल हैप्पीनेस कितनी है एक देश के सिटीजन की अपने देश के प्रति। ठीक है जी, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। और इस रिपोर्ट को हर साल खुद यूनाइटेड नेशन का एक अंग है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा यह रिपोर्ट पेश करी जाती है। ओके, इसके साथ अगर आपने अभी तक यूनाइटेड नेशन नहीं पढ़ा और आप मेरे पेड मेंबर हैं तो याद रखें कि यूनाइटेड नेशन के ऊपर मैंने आपको 1-1 घंटे की 2 वीडियोस दी हैं जिसमें मैंने यूनाइटेड नेशन के पास से लेकर प्रेजेंट तक का सारा डाटा कवर किया है, आप उसमें से देख सकते हैं। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है? इट कंटेन्स आर्टिकल्स रैंकिंग ऑफ नेशनल हैप्पीनेस बेस्ड ऑन द respond rating of their own lives. They are asked to rate their own country lives on 0 to 10 scale. इसके अंदर कहा गया है कि जब सर्वे किया जाता है उस देश के लोगों को कहा जाता है कि कृपया आप अपने देश के माहौल को, अपने देश की सरकार को 0 से 10 के बीच में नंबर दीजिए। और सर्वे के बाद पूरा सर्वे की एवरेज निकाली जाएगी और फाइनली आपको नंबर दिए जाएंगे कि भाई वहां के लोग अपनी गवर्नमेंट से कितना ज्यादा खुश हैं। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में इस साल मेन क्या रहा, न्यू क्या रहा? इस साल इस रिपोर्ट के अंदर इन्वायरमेंट, सोशल, अर्बन और नेचुरल जैसे जो मुद्दे थे उनको भी ऐड किया गया कि क्या आप अपने देश के द्वारा इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे सेटिस्फाइड हैं? क्या आप अपने देश के द्वारा अर्बन जो पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं क्या उससे सेटिस्फाइड हैं? क्या आप अपने देश के द्वारा जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स बनाई जा रही हैं उनके द्वारा सेटिस्फाइड है? तो ये इंडेक्स निकल के सामने आया। तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे रहा फिनलैंड, नंबर 2 पे था डेनमार्क और नंबर 3 पे था स्विट्जरलैंड। इंडिया का इसके अंदर रैंक रहा 144th, यानी कि हैप्पीनेस के अंदर हमारी कंट्री
बहुत ही पीछे है। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर हमारी कंट्री जो है बहुत ज्यादा पीछे है, इसको याद रखिएगा। पाकिस्तान देखिएगा हमसे कितना आ गया, 66, नेपाल 92, चाइना 94, बांग्लादेश 107 और हम लोग हैं 144 पर। तो क्वेश्चन क्या आएगा, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस इंडेक्स, 144। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जी आपके पास, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस का मतलब क्या है, हमारी मीडिया। प्रेस दो तरीके की होती है, वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नंबर 2 ठीक है प्रिंटिंग मीडिया, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया जैसे कि आपके न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे आज तक, जी न्यूज। तो क्या आपकी प्रेस सरकार की नीतियों से कितनी ज्यादा आजाद है, कि हमारी जो मीडिया है वो अपनी जो जर्नलिज्म है उसे कितना ईमानदारी से करती है, अपनी जो रिपोर्टिंग है वो उसे कितना आजादी से कर पाती है, नेदर देन गवर्नमेंट के प्रेशर में आके करती है या फिर ऑनेस्टली करती है, उसे बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये इंडेक्स जो है एक संस्था के द्वारा दिया जाता है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें क्या देखा जाता है, इट इंटेंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट जर्नलिस्ट, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटिजन्स हैव इन ईच कंट्री, कि भाई किसी देश के अंदर जर्नलिस्ट को कितनी फ्रीडम है, जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस है उनके ऊपर कितनी रेस्ट्रिक्शंस है, और उस देश के जो नेटिजन का मतलब होता है जो इंटरनेट यूजर्स होते हैं उन्हें कितनी फ्रीडम है। इन सारी बातों को नजरिए में लाकर मद्देनजर रख के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दिया जाता है। और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जिस कंट्री की सबसे ज्यादा प्रेस जो है आजाद है वो है नॉर्वे, नंबर 2 पे है फिनलैंड, नंबर 3 पे है डेनमार्क। इंडिया का इसमें रैंक है 142, यानी कि देखिए कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आपको पता ही है हमारी मीडिया कितनी आजाद है। ठीक है, तो इंडिया प्रेस की कैटेगरी में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की कैटेगरी में 142 पोजीशन पे है। पाकिस्तान 145 और चाइना 177, बांग्लादेश 151 और श्रीलंका 127। हमारी नेबर कंट्रीज में ज्यादातर श्रीलंका जो है वो हमसे आगे है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? आगे बढ़ते हैं जी। यहां पर आप देख सकते हैं एक आपको ओवरऑल व्यू मिलेगा, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ओके। अब देखिए जहां पर आपको डार्क ब्लू कलर देखने को मिल रहा है वहां पर प्रेस की सिचुएशन गुड है, जैसे ये वाला एरिया हुआ, क्लियर, या फिर ये वाला यूरोपियन एरिया हुआ। उसके बाद लाइट ब्लू मिल रहा है तो सेटिस्फैक्टरी है। इंडिया ऑरेंज कलर में है जिसका मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, तो कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की सिचुएशन क्या है, तो याद रखिए इंडिया इज इन डिफिकल्ट सिचुएशन। क्लियर। नेक्स्ट, भारत की एक संस्था है जिसका नाम है FSSAI, जिसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने 2019-20 का एक इंडेक्स दिया है जिसमें भारत के सारे स्टेट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 1 लार्ज एरिया स्टेट्स, 2 स्मॉल एरिया स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। और उसमें बताया गया है कि कौन सी स्टेट, चाहे वो लार्ज एरिया वाली है चाहे वो स्मॉल स्टेट वाली है, और कौन सी यूनियन टेरिटरी FSSAI के द्वारा बनाए गए नियमों का अच्छे से पालन कर रही है। तो लार्ज स्टेट कैटेगरी में नंबर 1 पे रही गुजरात, नंबर 2 पे तमिलनाडु और नंबर 3 पे महाराष्ट्र। स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में नंबर 1 पे गोवा, नंबर 2 पे मणिपुर, नंबर 3 पे मेघालय। और यूनियन टेरिटरीज याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें पंजाब की कैपिटल जो है चंडीगढ़, वो नंबर 1 पे रही FSSAI के इंडेक्स के अंदर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिसेंटली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिलीज इंडेक्स 2019-20। अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स विच यूनियन टेरिटरी टॉप इन द पोजीशन, दैट इज योर चंडीगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस इंडेक्स को रिलीज किया गया 7 जून को। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। लोगों को कि किस तरीके का भोजन खाना चाहिए या भोजन बनाते वक्त किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए वगैरह वगैरह, इन बातों के लिए अवेयर किया जाता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की जो थीम थी इस साल की वो थी फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस।
नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखिएगा भाई, यूनाइटेड नेशन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज है, तो यूनाइटेड नेशन ने हर एक कंट्री को 2030 तक 17 गोल्स दे रखे हैं, ठीक है, कि हर एक कंट्री को इन 17 गोल्स को अचीव करना है। पहले देखते हैं वो 17 गोल्स कौन कौन से हैं। जैसे कि भाई 2030 तक आपके देश में कोई पॉवर्टी ना हो, जीरो हंगर हो, कोई भूखा ना रहे, गुड हेल्थ हो, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, जेंडर इक्वालिटी होना, ठीक है, क्लीन वाटर होना, सैनिटेशन होना, और जैसे क्लाइमेट के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। क्लियर होगी बात। रिड्यूस इनइक्वालिटीज, असमानताओं को खत्म करना, इसको बोलते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2030 तक ये 17 गोल्स हर एक यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र की कोई भी कंट्री जो यूएन का मेंबर है, उसे 2030 तक इन सारे गोल्स को अचीव करना कंपलसरी है। तो भाई हर साल यूनाइटेड नेशन की तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर कौन सी कंट्री कितना बेहतर काम कर रही है, ताकि 2030 तक उन 17 गोल्स को अचीव किया जा सके, एनुअली एक इंडेक्स दिया जाता है, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर होगी। जैसे नंबर 1 पे रही इस साल स्वीडन, नंबर 2 पे डेनमार्क, नंबर 3 पे फिनलैंड, इंडिया का इसमें रैंक रहा 117। आप जरा मान के चलिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 196 कंट्री के जो करीब कंट्रीज है वो यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं। तो उन 196 कंट्री में से इंडिया का 117वां रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अचीवमेंट की कैटेगरी में, और सबसे बढ़िया अचीव कर रही है स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड। यहीं पर चाइना हमसे बहुत आगे दिख रहा है 48 नंबर पे, नेपाल 96 पे, बांग्लादेश 109 पे और पाकिस्तान 134 पे। इंडिया का याद रखिए 117। नेक्स्ट नेक्स्ट है जी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखिए पासपोर्ट क्या होता है, आप हर एक कंट्री के सिटीजन के पास एक पासपोर्ट होता है। अगर आपको अपनी कंट्री से कहीं बाहर जाना है तो आपको पासपोर्ट आपके पास होना जरूरी है। तो हेनले एक संस्था है जो ये बताती है कि किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है, किस कंट्री के लोगों के पास अगर आप ये वाला पासपोर्ट होल्ड रखते हो तो उन लोगों को सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है। हेनले पासपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में जापान का पासपोर्ट सबसे पावरफुल और सिक्योर माना गया है, और पिछले 3 साल से ये पोजीशन जापान के द्वारा होल्ड करी गई है। ठीक है, लिस्ट वाज टॉप्ड बाय जापान, और जापान के बाद सबसे सिक्योर और पावरफुल पासपोर्ट माना गया है सिंगापुर, फॉलोड बाय जर्मनी एंड साउथ कोरिया। इंडिया इज ऑन 84th पोजीशन। याद रहे इंडिया जो है 84th पोजीशन पे है। अब ये वाला जो सर्वे है इसमें लगभग दुनिया की जो 290 सबसे बड़ी एयरलाइंस हैं, ठीक है, जैसे हमारी एयर इंडिया हुआ, ठीक है, 290 सबसे बड़ी एयरलाइंस है, उन एयरलाइंस के डाटे को मद्देनजर रखा गया है। लगभग 199 डिफरेंट कंट्रियों के पासपोर्ट के ऊपर ये सर्विस किया गया है, और लगभग 227 डिफरेंट जो ट्रैवल डेस्टिनेशन है उनका डाटा उठाया गया है। यानी कि 290 एयरलाइंस ने जो डाटा दिया दुनिया की सबसे बड़ी, 199 कंट्रियों के जो डिफरेंट पासपोर्ट हैं उनके डाटे को एनालिसिस किया गया, प्लस 227 ऐसी डेस्टिनेशन जहां पर दुनिया में लोग सबसे ज्यादा जाते हैं उनको एनालिसिस किया गया। उसके बाद ये डाटा दिया गया जिसमें कहा गया कि जापान का पासपोर्ट सबसे पावरफुल और सिक्योर माना जाता है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे सिंगापुर, थर्ड पे जर्मनी और फोर्थ पे साउथ कोरिया रहा। इंडिया इस पोजीशन में 84th पे रहा, और 84th में इंडिया के साथ ये पोजीशन होल्ड करी तजाकिस्तान ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ट्रेंड्स इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इसने 3 इंडेक्स दिए हैं। ट्रेंड्स इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर का मतलब, मिलिट्री क्या होता है आपको पता है, आर्मी, ठीक है, आप अपनी सेना के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर खर्चा करते हो। एक रिपोर्ट आती है और ये रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, कि विश्व में अलग अलग कंट्रियां अपनी मिलिट्री के ऊपर कितना खर्चा कर रही हैं। और ये रिपोर्ट हर साल SIPRI, जिसे सिप्री भी बोलते हैं, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश करी जाती है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए मिलिट्री के ऊपर खर्चा 3 तरीके से होगा। एक,
या तो आप अपने हथियार एक्सपोर्ट करोगे, निर्यात करोगे, या आप अपने हथियार इंपोर्ट करोगे यानी कि बाहर से आयात करोगे। तीसरा, ना ही आप एक्सपोर्ट करते हो ना इंपोर्ट करते हो, आप खुद की आर्मी को क्या करोगे, अपडेट। तो इस तरीके से सिप्री ने 3 इंडेक्स दिए हैं, तीनों याद रखने जरूरी है। पहला इंडेक्स, पहले इंडेक्स में कहा गया है मिलिट्री खर्चे के ऊपर, ओवरऑल खर्चा, चाहे वो आप अपनी आर्मी के ऊपर करते हो, हथियार बाहर से मंगवाते हो, हथियार बाहर बेचते हो, ओवरऑल खर्चे के ऊपर इंडिया जो है 3rd पोजीशन पे है मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर। सुपर इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू SIPR रिपोर्ट विच कंट्री इज ऑन द 3rd पोजीशन टू एक्सपेंडिचर ऑन द मिलिट्री, दैट इज इंडिया। नंबर 1 पे US, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे इंडिया। इस रिपोर्ट का कहना है कि इंडिया ने पिछले साल से यानी कि 2018 से 2019 तक आते आते अपने बजट के, मिलिट्री बजट के ऊपर लगभग 6.8% का जो है बढ़ावा किया है। अगर मैं इसको मनी में ट्रांसलेट करूं तो 71.1 बिलियन US$ ज्यादा खर्च करे हैं 2018 से 2019 के अंदर। क्लियर होगी बात? सबसे ज्यादा खर्चा करती है US, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे इंडिया। याद रहे, इंडिया और चाइना पहली बार इस लिस्ट के अंदर टॉप 3 में आए हैं, यानी कि इंडिया ने रशिया को भी पीछे छोड़ दिया और सऊदी अरेबिया को भी पीछे छोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं इसको कैटेगराइज्ड करूं, देखिए कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करती है यानी कि बाहर से मंगवाती है, तो इस कैटेगरी में इंडिया 2nd पोजीशन पे है। ओवरऑल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में 3rd पोजीशन पे है। अगर मैं कैटेगराइज करूं कि विच कंट्री इज लिस्टेड एज लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर, केड़ी कंट्री है ਜਿਹੜੀ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰੋਂ हथियार मंगवाती है, तो वो इंडिया है, 2nd पोजीशन। और टॉप पे जो सबसे ज्यादा हथियार मंगवाए जाते हैं वो कंट्री है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ज्यादातर हथियार USA से मंगवाती है। हम लोग ज्यादातर अपने हथियार USA, रशिया, इजराइल और जापान से मंगवाते हैं। क्लियर? अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट यानी कि बाहर बेचती है, तो उस कैटेगरी में इंडिया इज ऑन 23rd पोजीशन। ठीक है, टॉप 25 कंट्री जो हथियार बाहर बेचती हैं, इंडिया की उसमें 23rd पोजीशन है। तो सिप्री के 3 इंडेक्स हो गए। ओवरऑल मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे इंडिया 3rd पोजीशन पे है, बाहर से हथियार मंगवाने पे इंडिया 2री पोजीशन पे है, बाहर हथियार बेचने पर इंडिया 23rd पोजीशन पे है। इंडिया अपनी ज्यादातर हथियार मॉरिशस, म्यांमार और श्रीलंका को बेचता है। बहुत जल्द इंडिया अपनी सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस बेचने वाला है वियतनाम को। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स बताती है कि किस कंट्री के अंदर पावर सप्लाई, खासकर बिजली का क्या लेन देन है। ठीक है, तो वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स कहती है कि इंडिया दुनिया का 3रा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है। 2017 में हम लोग जो थे 107वीं पोजीशन पे थे पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के अंदर, लेकिन 2019 के अंत तक आते आते वी आर द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इंडिया जो है पावर सरप्लस कंट्री बन गया है। पावर सरप्लस मतलब जिसके पास अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली है, रेदर देन पावर डेफिशिएंट। पावर डेफिशिएंट मतलब जिसके पास अपनी जरूरत जितनी भी बिजली नहीं है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स, India is the 3rd largest producer of electricity, and this report was given by International Energy Agency IEA 2019 के लास्ट तक। नेक्स्ट, ओके, MOHU का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, भारत का एक मंत्रालय जो शहरीकरण और गृह विकास के लिए काम करता है। उसने एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को बोलते हैं गार्बेज फ्री सिटीज, कि भारत की कौन कौन सी सिटीज जो हैं गार्बेज यानी कि कूड़ा करकट से फ्री हो चुकी हैं। इसको 3 स्टेट में बांटा गया है। ऐसी सिटीज जहां पर सबसे बढ़िया काम हुआ है उन्हें 5 स्टार, उसके बाद 3 स्टार और उसके बाद 1 स्टार दिया जाता है। क्लियर? तो टोटल ऐसी 6 सिटीज हैं जिन्हें 5 स्टार रेटिंग दी गई है। ठीक है, और टोटल ऐसी 65 सिटीज हैं जिन्हें 3 स्टार रेटिंग दी गई है, और टोटल पूरे इंडिया में 70 ऐसी सिटीज हैं जिन्हें 1 स्टार रेटिंग दी गई है इन द गार्बेज फ्री सिचुएशन।
और ये इंडेक्स हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के जो स्टेट मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा रिलीज किया गया। अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि MOHUA के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो रैंकिंग जारी करी गई है उसमें 5 स्टार रैंकिंग में कितनी सिटीज आती हैं? याद रखिए 6। और वो 6 सिटीज कौन सी हैं जहां पर 5 स्टार रैंकिंग है? अंबिकापुरी, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर एंड नवी मुंबई। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ठीक है, IMD का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कर रही है, और IMD's के इंडेक्स को बोलते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। तो क्वेश्चन क्या आएगा? रिसेंटली IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिलीज किया गया है, और ये इंडेक्स रिलीज किया गया है 63 नेशंस के ऊपर, और इस इंडेक्स में कहा गया है सिंगापुर इज वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्पिटिटिव डेवलपिंग कंट्री। वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्पिटिटिव डेवलपिंग का मतलब क्या है? ऐसी कंट्री जो संसार के कंपटीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को सबसे ज्यादा तेजी से विकसित या ट्रांसफॉर्म कर पा रही है। डेनमार्क 2nd पोजीशन पे, स्विट्जरलैंड 3rd पे, इंडिया 43rd पोजीशन पे है अकॉर्डिंग टू IMD's कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट। क्लियर होगी बात जी? इन सारे इंडेक्स को नोट करिएगा, रीड करिएगा। जो मेरे पेड मेंबर्स हैं उनको ये PDF की फॉर्म में मिलेगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा इंडेक्स भी मैं डालूंगा, उनको याद कर दीजिएगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।